अभी स्टार्ट कर रहे हैं 11 का फर्स्ट टॉपिक। अभी अपना जो टारगेट है ना वो 1 वीक 1 टॉपिक, 1 वीक 1 टॉपिक ऐसे करके करना है, ठीक है। तो 11 में टोटल अपने 22 चैप्टर है ना, तो हमें कितना टाइम लगेगा 22 वीक, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत कंसाइज क्रिस्प वे में हम लोग करेंगे। तो अपना पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है। ये बेसिकली ना ये बेसिक है, इसमें ना क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, बट ये चैप्टर ना इंपॉर्टेंट है आगे के 2-3 चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे लिविंग पूछूं तो लिविंग में तुम ये बोलोगे कि जो ग्रो कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो कोई इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है और उसके अगेंस्ट कोई सूटेबल रिस्पॉन्स ले सकता है। जैसे अगर लाइट आ रहा है तो वो कुछ रिस्पॉन्ड देगा, अगर उसको कोई टच कर रहा है तो कोई रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है। यहाँ तक तुम सोच सकते हो। उसके अलावा तुम और ज़्यादा अगर सोचोगे तो ये बोल सकते हो कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो अब हम ना एक एक फीचर को देखते हैं कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में भी होता है। तो अभी देखते हैं। सबसे पहला आता है ग्रोथ। तो जितने भी ग्रोथ है ना, ग्रोथ का ना ट्विन कैरेक्टर है। ग्रोथ के अंदर ना 2 चीज़ आता है, देखो ध्यान से। ग्रोथ के अंदर ना 2 चीज़ आता है। एक आता है इंक्रीज इन नंबर और एक आता है इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन मास। मतलब इंक्रीज इन सेल नंबर तो लिख दिया हमने, इंक्रीज इन मास। जैसे एक ये है, एक ये सेल है, अगर ये सेल ऐसे ग्रो कर गया तो ये भी एक ग्रोथ है, बट अगर ये सेल ऐसे ग्रो कर गया तो ये भी एक ग्रोथ है ना। तो इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन द मास, ये जो है ना ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का, ठीक है। ग्रोथ सेल नंबर इंक्रीज करके भी हो सकता है और सेल के मास को भी इंक्रीज करके किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ के बारे में। तो मास में इंक्रीज या नंबर में इंक्रीज, ठीक है, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्लियर है यहाँ तक ना। अब देखो ध्यान से, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है, सेल डिवाइड होता जाता है और वो ग्रो करता जाता है। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें ना, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना वो क्या होता है बताओ, अनलिमिटेड होता है, लाइफ टाइम उसका ग्रोथ होता रहता है। बट एनिमल में क्या होता है ना, एक एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। अगर कोई चीज़ में जैसे कहीं कट लग गया तो वहाँ पे सेल डिवाइड करके वो उसको हील कर लेगा, बट ऐसा ग्रोथ नहीं होता। मतलब अनलिमिटेड टाइम तक ग्रोथ नहीं होता, लिमिटेड होता है। एनिमल में ग्रोथ लिमिटेड होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट ना थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ग्रो करता रहता है, जबकि एनिमल में ना कुछ एज तक दिखता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था, सेल डिवीजन से ग्रो कर रहा था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ना सेल डिवीजन से ही ग्रो करता है। अब ध्यान से सुनना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट या एनिमल, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ना, देखो ध्यान से, जो मल्टी सेलुलर है ना इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ अलग चीज़ है एंड रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडिंग है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, ये होता है, बट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अगर हो रहा है तो रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना ग्रो भी करता है, रिप्रोडक्शन भी साथ साथ ही कर लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मान लो कि ये यूनिसेलुलर है, ये क्या करेगा ना, ये मान लो अमीबा था और ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये ग्रो भी कर गया और रिप्रोडक्शन भी कर गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो इंक्लूसिव इवेंट होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ चलता रहता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, नहीं, नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लो कि कोई माउंटेन है, कोई बोल्डर्स है, कोई सैंड माउंट है, तो उन सब में क्या होता है ना उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके ऊपर आके कुछ ना कुछ फिर से डिपॉजिट कर जाता है। तो जो नॉन लिविंग का ग्रोथ है ना वो बेसिकली एक्यूमुलेशन से होता है, मतलब बाहर से कुछ उस पर आके एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से नॉन लिविंग का ग्रोथ होता है। बट लिविंग का जो ग्रोथ होता है ना वो मेनली इनसाइड होता है, फ्रॉम द इनसाइड होता है, अंदर से ग्रोथ होता है उसका। समझ में आ गया यहाँ तक। तो क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग दोनों का ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ को हम लोग कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते कि ग्रोथ अगर हो रहा है तो वो लिविंग फीचर है, ठीक है। तो ग्रोथ को हम लोग कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते,
कांट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि लास्ट में ना यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि नॉन लिविंग भी ना ग्रोथ करता है। अगला जो टॉपिक है ना वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ना ये बेसिकली एक लिविंग का फीचर है, मतलब एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन जाना एक लिविंग का फीचर है। अब ध्यान से देखना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और उसका जो प्रोजीनी होता है ना ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है, बट एकदम 100% कॉपी नहीं दिखता उसका, ठीक है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लेनेरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेल डिवाइड करता है, ग्रोथ भी हो जाता है उसका और रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। बट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना जैसे प्लेनेरिया में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन पावर होता है, 10th में भी हमने देखा है प्लेनेरिया में बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन पावर होता है। तो वो क्या होता है प्लेनेरिया, अगर मान लो कि एक ये प्लेनेरिया ऐसे है, अगर यहाँ से ऐसे कट हो गया तो इससे 3 प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो इससे 3 प्लेनेरिया बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हाई रीजनरेशन पावर होता है। उसके अलावा अगर हाइड्रा, ईस्ट, इन सब में बडिंग हमने देखा हुआ है, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है फंगस, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनीमा ऑफ द मॉसेस, ये ग्रो करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। ये पूछा गया है, बट ये प्लांट किंगडम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लांट किंगडम में ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ ना तो उस केस में क्या होता है ना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये सिनोनिमस है, मतलब ग्रोथ भी होता है और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो जाता है। समझ में यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। बट क्या रिप्रोडक्शन एक मतलब डिफाइनिंग फीचर है? देखो रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, लिविंग कर सकता है, बट रिप्रोडक्शन सारे लिविंग नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? जैसे कुछ स्ट्राइल ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, स्ट्राइल वर्कर बी जो होता है ना ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो रिप्रोडक्शन को भी ऑल डिफाइनिंग फीचर हम नहीं ले सकते, मतलब रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, बट ऑल डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, मतलब कि सारे लिविंग में नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक ऑल इंक्लूसिव, ठीक है। तो कांट बी टेकन एज रिप्रोडक्शन आल्सो कांट बी टेकन एज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। समझ में यहाँ तक आ गया कि हर लिविंग में ये होता है, ऐसा हम नहीं ले सकते। जबकि यहाँ पे ये पता है अपने को कि नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकता, उसके बाद भी हम इसको मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते लिविंग के लिए, ठीक है। यहाँ तक अगला जो फीचर है ना वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। हमें सर्वाइव करने के लिए, कोई भी लिविंग सेल को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करवाने होते हैं, है ना। बॉडी में बहुत थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। ये जो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो कुछ सब्सटेंस बनाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसमें ग्लूकोज बनता है, तो उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिक बोलते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेकडाउन होता है, जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी मिलता है, उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, सारे रिएक्शन को मिला के हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक समझ आ गया, कैटाबॉलिक समझ आ गया और मेटाबॉलिक समझ आ गया। तो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना सेल के अंदर होता रहता है, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, क्या ये बाहर भी होगा, नॉन लिविंग में भी होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये ना सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। अब देखना ध्यान से, बट इस रिएक्शन को ना हम लैब में, मतलब इस तरह का रिएक्शन हम लैब में करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन हम लैब में करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ना मतलब जो सेलुलर, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। जितने भी कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी फंगस है, कोई माइक्रोब्स है, सारे के सारे मेटाबॉलिक दिखाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दिखाते हैं। जो भी उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता, ठीक है यहाँ तक। बट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को बॉडी के बाहर भी हम कर सकते हैं लैब में, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब अगर बॉडी के बाहर हम कोई एक रिएक्शन करवा रहे हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग, वो लिविंग भी नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिक प्रॉपर नहीं है, और नॉन लिविंग भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ना तो लिविंग। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बेसिकली हर लिविंग का फीचर होता है, बट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, देखो ध्यान से, हर लिविंग का फीचर होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना उसको हम बाहर भी कर सकते हैं, लैब में टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। वो श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है, बट वो लिविंग नहीं है,
वो एक लिविंग रिएक्शन है जो हम बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, बट वो लिविंग नहीं है। तो जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग फॉर्म है। डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब होता है कि ये लिविंग फॉर्म को डिफाइन करता है। ठीक है, यहाँ तक मेटाबॉलिज्म वाला क्लियर है ना। अगला जो अपना पॉइंट है ना, वो कॉन्शसनेस को लेके, ठीक है, कॉन्शसनेस को लेके और रिस्पॉन्सिवनेस को लेके। जैसे क्या होता है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म ना अपने सराउंडिंग को लेके कॉन्शस होता है। अब तुम बोलोगे छोटे छोटे बैक्टीरिया कैसे कॉन्शस होते हैं, जैसे हम तो कॉन्शस होते हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी क्या होता है, रिस्पॉन्ड करता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टिमुलस के अगेंस्ट ना रिस्पॉन्ड करता है। उसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है ना, तो वो भी डिफरेंट केमिकल को आसपास रिलीज करता है। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है, मोस्ट ओबिवियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ओबियस है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, वो यही है कि सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। जैसे कि बैक्टीरिया के बाहर अगर मान लो कि हमने क्या रख दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन रख दिया, तो बैक्टीरिया मर जाएगा अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, अपने चारों बगल ना मतलब कुछ हल्का सा म्यूकस लेयर सा ला देता है ताकि वो उसका इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो वो हर एक ऑर्गेनिज्म ना अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो स्टिमुलस जो है फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, कुछ भी स्टिमुलस हो, उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड देता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ह्यूमन बींग जो है ना, ध्यान से सुनना, हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड तो करता है। तो कंससनेस जो होता है ना, ह्यूमन बींग में है, बट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना जो है ना, हर ऑर्गेनिज्म में है। बट ह्यूमन क्या होता है ना, ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए अवेयर होता है, उसको खुद का पता होता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ पता होता है। इसलिए सेल्फ कॉन्शसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शसनेस जो है ना, ये ह्यूमन का फीचर है। ठीक है, यहाँ तक सेल्फ कॉन्शसनेस जो है ना, ये ह्यूमन का फीचर है, बट कॉन्शसनेस रिस्पॉन्ड करना इन्वायरमेंट का, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉन्शसनेस होता है उसके अंदर, वो रिस्पॉन्ड करता है अपने सराउंडिंग के चेंजेस का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है आगे एनसीईआरटी, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, इवॉल्विंग क्योंकि वो इवॉल्व कर सकता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और वो क्या कर सकता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है ना, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। बहुत फालतू टॉपिक है आज का, तो इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है, इसमें एनसीईआरटी रीड करना अच्छे से। ठीक है, देखो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कभी, इसको एक बार रीड करो। देखो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेंसिवली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू। जो नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं है, ग्रोथ एंड मूवमेंट नहीं, नॉन लिविंग में तो मूव करता है ना, कार मूव करता है। रिप्रोडक्शन, बताओ रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में करते हैं? नहीं। ठीक है, इंटैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये सारे लिविंग बीइंग का फीचर है कि हर लिविंग बीइंग ना इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, और साथ में धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ना वो इवॉल्व भी करता है। रिस्पॉन्सिव टू टच, नॉन लिविंग भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन को टच करने पर रिस्पॉन्ड करता है। तो इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या है, कॉन्शसनेस यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्शसनेस जो है ना, कॉन्शसनेस के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मोस्ट ऑब्वियस है ना, मोस्ट ऑब्वियस फीचर जो है ना, वो कॉन्शसनेस है।